पाला पोसा बड़ा किया, कष्ट दिया ना कोई, अपनी तो संतान की चिंता हर माँ बाप को होए। यही जीवन का सार है, यही है पालनहार। चाहे तापती धूप हो, चाहे अंधेरी रात, साथ कभी नहीं छोड़ते माँ बाप की जात। दोस्तों, आज की कहानी है डॉक्टर पोती ने जब अपने दादा और दादी को मंदिर में नीचे सीढ़ियों पर भीख मांगते हुए देखा तो उसने अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया कि उनके होश ठिकाने आ गए। 75 साल के कृष्णलाल जी और उनकी पत्नी शांति जी अपने बहू बेटे और पोता पोती के संग रहते थे। उनकी पोती प्रीति अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती थी। प्रीति 22 साल की हो चुकी थी और वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन जब वह कॉलेज से लौटकर घर आई तो उसने देखा कि दादा और दादी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। तो उसने अपने दादा और दादी को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। जब दादा और दादी की आवाज़ ना आई तो उसने पूरा घर चेक किया। पूरा घर चेक करने के बाद जब भी दादा और दादी नहीं दिखे तो उसने अपने मम्मी पापा से पूछा, मम्मी, दादा और दादी कहाँ गए हैं? क्या मंदिर गए हैं? तब मम्मी ने कहा, बेटा, वह मंदिर नहीं गए हैं, वह अपने गांव गए हैं। दरअसल उनका यहाँ मन नहीं लग रहा था तो वह थोड़े दिनों के लिए ताज़ा हवा पानी लेने के लिए गए हैं। उन्हें अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। लेकिन दादा और दादी जब गांव जाने वाले थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? तब उसकी मम्मी ने कहा, उन्होंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू उन्हें जाने नहीं देगी। इसलिए उन्होंने सोचा जब तू कॉलेज चली जाएगी तब जाएंगे, नहीं तो तू परेशान हो जाएगी। तो प्रीति ने कहा, मम्मी, अब मैं अपनी बातें किसके साथ शेयर करूँगी? आप तो जानती हैं ना, मुझे दादा और दादी के संग रहना कितना अच्छा लगता है। अब मुझे उनकी बहुत याद आएगी। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तू चिंता मत कर, दादा और दादी कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे और अब पापा भी आते होंगे, फिर सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। प्रीति के पिता रमन बड़ी सी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर काम करते थे। शाम को जब प्रीति के पिता घर वापस आए तो प्रीति ने अपने दादा से और दादी के बारे में पूछा। पापा भी वही बात कहते हैं जो उसकी मम्मी ने कहा था। तो प्रीति ने कहा, पापा, आप मेरे दादा और दादी से बात करवा दीजिए। मुझे उनसे पूछना है कि वह मुझे बिना बताए क्यों चले गए। क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती? गांव में कौन है जो उनका ख्याल रखेगा? मुझे अपने साथ ले गए होते तो मैं उनका ख्याल रखती ना। रमन अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, दादा और दादी का अभी यहाँ मन नहीं लग रहा था। उन्हें अपने गांव की बहुत याद आ रही थी, इसलिए थोड़े समय के लिए वो गांव चले गए हैं। तुम चिंता मत करो, थोड़े समय के बाद वापस आ जाएंगे और तुम अपनी पढ़ाई करो। प्रीति अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। प्रीति के दादा और दादी का सपना था कि वह अपनी पोती को डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहते थे। जब अगली सुबह होती है तो प्रीति अपने मम्मी पापा से फिर दादा और दादी से बात करने के लिए कहती है। अब इस पर उसके मम्मी और पापा दोनों उस बात को लिए टाल देते हैं। इसी तरह रोज़ प्रीति अपने मम्मी पापा से अपने दादा दादी से बात करने के लिए कहती, लेकिन उसकी बात कोई ना सुनता। उसकी दादी और दादा से बातें नहीं हो रही थी। अब ऐसे करते करते 6 महीने बीत चुके थे। एक बार प्रीति को डॉक्टरी रिसर्च के लिए कैंप में जाना था। कैंप के रिसर्च का काम जैसे ही पूरा हो गया, उसने अपने दोस्तों के साथ मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहा। जब वह मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती है तब प्रीति की नज़र मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बूढ़े आदमी और औरत की तरफ चली गई। शक्ल उसके दादा और दादी की तरह मिल रही थी। वह फटे पुराने कपड़े पहनकर लोगों की भीड़ में भीख मांग रहे थे। फिर प्रीति ने सोचा कि उसके दादा दादी तो गांव गए हुए हैं, वह यहाँ कैसे हो सकते हैं।
उसके मम्मी पापा ने भी तो यही कहा था कि दादा और दादी गांव में हैं। प्रीति के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। प्रीति ने सोचा कि कोई बात नहीं, एक बार पास जाकर देख लेती हूँ। डरते डरते प्रीति उनके पास जाने लगती है। प्रीति को अपने पास आता देखकर उसके दादा और दादी अचानक से अपनी पोती को अपने सामने देखकर अचानक से मेरी बच्ची कहकर उनसे लिपट पड़ते हैं, रोने लगते हैं। दादा और दादी की ऐसी हालत देखकर प्रीति भी रो पड़ती है। ना जाने कब से वह दोनों नहाए नहीं थे। कपड़ों से बहुत बदबू आ रही थी। पास कुछ जूठा खाना पड़ा था, पता नहीं कब से उन्होंने रखा था। भूखी प्यासी दादी की हड्डियां अब दिख रही थी और दादा भी काफ़ी बीमार लग रहे थे। दादा अपने कांपते हुए से अपने पोती के आंसुओं को पोंछ रहे थे। प्रीति अपने दादा और दादी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। फिर उसने अपने दादा और दादी से पूछा कि आप दोनों तो गांव गए थे, लेकिन यहाँ पर कैसे? तब दादा और दादी ने कहा, बेटा हमारी किस्मत ही ऐसी है, शायद हमने पिछले जन्म में कोई बड़ा कर्म किया होगा जिसकी वजह से आज हम इस हाल में हैं। तो प्रीति ने कहा कि आप दोनों तुरंत मेरे साथ घर चलिए। इस पर दादा और दादी ने अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहा, बेटी अब मेरा वह घर नहीं, यही अब हमारा घर है। अब हम अपना पूरा जीवन इसी मंदिर की सीढ़ियों पर गुजार लेंगे। दादा और दादी आप हम लोगों के होते हुए यहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांग कर खाएंगे? कम कपाते होठों से दादा और दादी बोले, बेटा अब कोई और चारा नहीं है। रितु ने अपने दादा दादी का हाथ पकड़ा और कहा, यहाँ आपको भीख मांगने नहीं दूंगी, आप दोनों मेरे साथ चलो। दादी रुआंसी होकर बोली, जब बहू बेटे ने हमें बुढ़ापे में भीख मांगने के लिए छोड़ दिया तो तू क्यों नहीं हमें छोड़ देती? यह कहते कहते दादा और दादी दोनों फूट फूट कर रोने लगे। तो प्रीति ने अपने दादा दादी से पूछा, क्या पापा ने आपको यहाँ पर छोड़ा है? दादी अपने पल्लू से आंसुओं को पोंछते हुए बोली, तू सारी बातें छोड़ बेटा, पहले ये बता तू यहाँ कैसे आ गई, किसके साथ आई है, तेरी डॉक्टरी की पढ़ाई कैसे चल रही है? प्रीति ने अपनी दादी के सर पे हाथ फेरते हुए पूछा, पहले आप बताइए कि आप दोनों यहाँ कैसे आ गए? दादा दादी प्लीज़ मुझे बताओ। तब दादाजी ने कहा कि उस दिन जब तुम कॉलेज चली गई थी तब शांति बहू ने हम दोनों से कहा, बाबूजी मैं आप लोगों का फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहती, इसलिए आप लोगों को डॉक्टर के पास चलना है। बहू हम दोनों को लेकर हॉस्पिटल चली गई और वहीं पर हमें डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक में बिठाकर बोली, बाबूजी माँ जी आप दोनों यहाँ पर बैठें, मैं अभी आती हूँ। सुबह से शाम हो गई, शांति बहू आई नहीं। हम दोनों वहाँ से निकलकर एक गार्डन में जाकर बैठ गए। 2 दिन तक वहीं गार्डन में भूखे पड़े रहे। फिर तेरी ही जैसी एक लड़की अपने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रही थी। उसने हम दोनों को खाना खिलाया, पानी पिलाया। उसने हमें कहा, दादा आप कहाँ के रहने वाले हो, आप अपना पता बता दीजिए, मैं आप लोगों को आपके घर छोड़ देती हूँ। तब मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने कहा कि हम लोगों का कोई घर नहीं है। उस लड़की ने हमें हरिद्वार के एक मंदिर में छोड़ दिया। तब से हम यहीं रह रहे हैं। प्रीति को अपने दादा दादी की बात सुनकर अपने मम्मी पापा के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है। उसके दादा और दादी को रोड पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। प्रीति फिर उनको अपने साथ लेकर अपने एक दोस्त के यहाँ ले जाती है। दादा और दादी को वहाँ पर नहलाकर कपड़े पहनने के लिए देती है। नए कपड़े पहनकर दादा और दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोने लगते हैं। तब रात हो चुकी होती है। प्रीति ने सोचा कि पापा सो चुके होंगे। वह दादा और दादी को
अपने संग घर ले जाती है और आंगन में बिठा देती है। घर पहुंचते ही मम्मी ने पूछा, बेटा ट्रिप कैसा रहा? तो प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पापा बोले, बेटा मम्मी कुछ पूछ रही है, जवाब क्यों नहीं देती हो? तो प्रीति ने गुस्से में कहा, क्यों क्यों दूँ मैं आप लोगों को उत्तर? कौन हैं आप लोग? मम्मी और पापा दोनों हैरान होकर प्रीति से प्यार से पूछते हैं, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? किसी से लड़ाई हुई है क्या? फिर प्रीति पूछती है कि यह घर किसके नाम है? तो पापा प्रीति के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या हो गया है तुम्हें? क्या कह रही हो तुम? बेटा ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है, हम सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं। तब प्रीति ने कहा, दादा दादी को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ दिया, वह भी तो मेरे लिए थे, मेरा भला ही तो चाहते थे। ये सुनते ही मम्मी पापा की आंखें खुली की खुली रह गई। प्रीति ने कहा, आप मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दीजिए, फिर मैं आप दोनों को खुद वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगी। पापा गुस्से से बोले, क्या हो गया है तुम्हें? हम दोनों वृद्धाश्रम क्यों जाएंगे? ये हमारा घर नहीं है क्या? घर तो दादा और दादी का भी था, जो आपने अपने नाम कर लिया और दादा दादी को मंदिर की सीढ़ियों पर मांगने के लिए छोड़ दिया। लेकिन बेटा दादा और दादी तो अपने गांव गए हैं ना। पापा की बातें सुनकर प्रीति को भी गुस्सा आ जाता है और वह बोली, बस करो पापा, अब कितना झूठ बोलेंगे। तब रमन जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कौन सा झूठ बोला? तुम क्या कहना चाहती हो? तो प्रीति अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए बोलती है, मम्मी दादा दादी को चेकअप कराने के बहाने हॉस्पिटल में छोड़कर ही आ गई थी। पापा क्या ये बात आपको पता नहीं थी? तब रमन ने कहा, क्या मुझे तुम्हारी माँ ने यही कहा था कि उनका मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए अपने गांव गए हैं। तो प्रीति ने कहा, पापा आपने गांव में फ़ोन करने की कोशिश भी नहीं की कि दादा दादी ठीक भी हैं या नहीं। फिर रमन जी बोले, तुमने माँ और बाबूजी को कहाँ देखा है? इसके बाद रमन अपनी पत्नी से पूछते हैं, माँ और बाबूजी कहाँ हैं? तो शांति गुस्से में कहती है, हाँ हाँ दुश्मन हूँ आप सबकी, मैं ही छोड़कर आई थी उन दोनों को। कितना खर्चा हो रहा था उन दोनों के ऊपर तुम्हें अंदाज़ा भी है। उनके यहाँ पर रहने से पूरे परिवार का बजट बिगड़ गया था। मुझे लगा 72 साल के हो गए हैं, अब जीकर क्या करेंगे, इसलिए छोड़कर चली आई। रमेश अपनी पत्नी को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। रमन ने कहा, कल को मेरे माँ बाबूजी की जगह तुम्हारे माँ बाबूजी होते तो क्या तुम यही करती? तब प्रीति बाहर बैठे अपने दादा और दादी का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले आती है। इतनी देर में प्रीति के पापा उसकी मम्मी को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल रहे थे। तभी अपने माँ बाबूजी को देखकर उनके पैरों में गिर गया। माँ बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने शांति की बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन अब यह यहाँ नहीं रहेगी। माँ अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए कहती है, बेटा वह कहाँ जाएगी? उसे माफ़ कर दो, वह तुम्हारी पत्नी है। तो उन्होंने कहा, माँ बाबूजी इसने आप दोनों को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया और आप इसी की पर तरस खा रहे हो। नहीं, अब ये इस घर में नहीं रहेगी। शांति जल्दी से अपने सास ससुर के पैरों में गिर जाती है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है। माँ बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। प्लीज़ माँ बाबूजी मुझे एक बार माफ़ कर दो। तब प्रीति के पापा बोले, माँ बाबूजी आप इसे बिल्कुल माफ़ मत करिएगा। तो माँ बोली, तू भी वही गलती कर रहा है जो इसने की थी, फिर तुझ में और इसमें फ़र्क ही क्या रहेगा? इसे माफ़ कर दो बेटा, मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। माँ जी बस मुझे एक बार माफ़ कर दो, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। माँ ने कहा, बहू तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
यह बात ध्यान में रखना, हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे भी वैसा ही हमारे साथ करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज कितने ही माँ बाप इसी तरह रोड पर अनाथ छोड़ दिए जाते हैं। सभी को अपने माता पिता की कदर करनी चाहिए। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।